हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में अपन देखेंगे SA501। ठीक है, SA501 का नाम है भैया, SA501 का नाम है भैया ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशंस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। ठीक है, इसमें क्या है भैया, स्पेसिफिक असर्शंस के बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, इस ऐसे के अंदर भैया अपन को सिर्फ 3 चीज़ें डिस्कस करनी रहेगी। पहला, इन्वेंट्री के बारे में। ठीक है, सेकंड अपन जानेंगे क्लेम्स एंड लिटिगेशंस, और तीसरा अपन बात करेंगे सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ क्या है भैया, यह स्पेसिफिक कंसिडरेशन है, यानी कि भैया अपन पूरे इन्वेंट्री के बारे में बात नहीं करेंगे, पूरे क्लेम्स एंड लिटिगेशंस के बारे में बात नहीं करेंगे, पूरे सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, इन्वेंट्री के बारे में बात नहीं करेंगे। तो भैया सिर्फ एक अपन स्पेसिफिक असर्शन देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री, सिर्फ अपन इस पर ही बात करेंगे। ठीक है, पूरा क्लेम्स एंड लिटिगेशंस नहीं देखेंगे, सिर्फ अपन देखेंगे भैया कंप्लीटनेस ऑफ क्लेम्स एंड लिटिगेशंस के बारे में ही देखेंगे। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में अपन देखना रहेगा सिर्फ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए भैया SA501 में सिर्फ आपको भैया 3 चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, एज पर ICAI मॉड्यूल ही बताऊंगा। ठीक है, जितना आपके ICAI मॉड्यूल में कवर है उतना आपको 100% बता दूंगा। ठीक है, आपको बस पूरी वीडियो देखना है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा भैया। सबसे पहले भैया अपन को पढ़ना किस बारे में। ठीक है, अब यहाँ ऐसा क्यों बोला है भैया इस ऐसे के अंदर कि सिर्फ एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री के बारे में ही आपको पढ़ना है, क्योंकि भैया वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए तो ऑब्वियसली आप पढ़ के आए हैं AS2। ठीक है, इसका ये कारण है कि कई बार कई जनों को ये पता नहीं होता भैया सिर्फ एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री के बारे में ये ऐसे क्यों डील कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में आप बात करी थी अपन ने AS2 के अंदर। ठीक है, AS2 इसके अंदर कवर करता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, और भैया प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेंट्री के लिए भैया ऑलरेडी शेड्यूल 3 है। ठीक है, तो बच्चा भैया एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, और ये भैया मैटर थोड़ा सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो इसलिए भैया इस पर SA501 बना हुआ है। ठीक है, तो बस ये 3 चीज़ें अपन जानते हैं। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं भैया एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री। तो अपने पास भैया 3 एरियाज है एंड स्पेसिफिक असर्शंस है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अंडर SA501 द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू ऑब्टेन साई रिगार्डिंग द फॉलोइंग। ठीक है, ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है 3 बातों के बारे में। ठीक है, आसान भाषा में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, तो आप साथ साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं भैया एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री के बारे में। ठीक है, देखो होता क्या है भैया, ऑन 31 मार्च जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपकी इन्वेंट्री दिख रही है। ठीक है, अब भैया उसको अपन को वेरीफाई करना रहेगा एग्जिस्टेंस, यानी कि भैया आपको देखना पड़ेगा क्या जो इन्वेंट्री 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही है क्या वो फिज़िकल एग्जिस्ट करती है। पहला आपको ये चेक करना रहेगा, और अगर फिज़िकल एग्जिस्ट करती है तो भैया उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री सही है या नहीं है। ठीक है, यहाँ आपको 2 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्वेंट्री है क्या वो फिज़िकल एग्जिस्ट करती है, और जो आप फिज़िकल एग्जिस्ट जब आप इंस्पेक्शन करोगे जो आपको फिज़िकल एग्जिस्ट मिलेगी इन्वेंट्री, क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड है या नहीं है। ठीक है, ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी होती है जब भी आप इंस्पेक्शन करने जाते हो। ठीक है, तब होता क्या भैया, मैनेजमेंट एक कट ऑफ डेट निकालता है। ठीक है, लेट्स से भैया 31 मार्च को है। ठीक है, तो भैया फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट होता है। ठीक है, पर ऑडिट उस दिन जब भी अगर 31 मार्च को बोला मैनेजमेंट ने कि भैया इस दिन फिज़िकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री कंडक्ट करेंगे, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ऑडिटर को उसको अटेंड करना चाहिए जब भी मैनेजमेंट कंडक्ट करे। ठीक है, अटेंड करना चाहिए, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है, कैसे मैनेजमेंट फिज़िकल वेरिफिकेशन कर रहा है। ठीक है, प्लस ऑडिटर को उस दौरान भैया सैंपल्स लेने चाहिए कि भैया जो फिज़िकल एग्जिस्ट कर रही है
वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है या नहीं है, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है वो फिजिकल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपको इंस्पेक्शन करना रहेगा। ठीक है, सैम्पल बेसिस पर ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक्चुअल नंबर ऑफ इन्वेंट्री का डेटा तो बहुत लार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको भैया देखना पड़ेगा। प्लस आपको इधर ध्यान देना है कि जो भी भैया मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन दे रहा है एम्प्लॉयज़ को रिगार्डिंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, वो इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हो एज एन ऑडिटर कि भैया वो इंस्ट्रक्शंस अप्रोप्रिएट है या नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आपको देखना है जो इन्वेंट्री है जिस पे भैया आप क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको देखना है भैया इन्वेंट्री किस टाइप की है, फिजिकल फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल की फॉर्म में, और WIP में कितना है। ठीक है, इसका परसेंटेज कितना है ये भी एज एन ऑडिटर आपको चेक करना है। ठीक है, ये कैसे चेक करोगे, ऑब्वियसली वर्क थ्रू के थ्रू करोगे। ठीक है, तो आपको देखना है भैया जो क्वांटिटी रिकॉर्डेड है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो फिजिकल भी उतनी है या नहीं है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कम्प्लीशन आपको चेक करना है कि भैया फिनिश गुड्स का कितना है, रॉ मटेरियल का कितना है, WIP का कितना है। ठीक है, तो ये आपको करना है जब तक भैया आपको ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल जाए कि भैया जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है वो सही है या नहीं है। ठीक है, अब ये डेटा अपन बुक में से भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर तो अपन ने देख लिया था, ऐसे 501 का मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इन्वेंट्री में देख लेते हैं। When inventory is material to the financial statements, the auditor shall obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inventory by सबसे पहले क्या करना चाहिए भैया, अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, यानी कि भैया ऑडिटर को क्या करना चाहिए, अटेंड करना चाहिए जब भी भैया मैनेजमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री कंडक्ट करे। सेकंड है भैया परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स ओवर द एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स का मतलब है भैया टेस्ट काउंट प्लस कट ऑफ प्रोसीजर्स। ठीक है, टेस्ट काउंट का मतलब क्या है, जो फिजिकल एग्जिस्ट कर रही है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है वो फिजिकल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये तो अपने पास हो गया भैया कट ऑफ प्रोसीजर्स, टेस्ट काउंट हो गया। ठीक है, कट ऑफ प्रोसीजर्स का क्या मतलब है भैया, आपको देखना है भैया जैसे अगर कोई सेल्स रिकॉर्ड हो रही है कंपनी में। ठीक है, तो आपको देखना है कि भैया इन्वेंट्री का अमाउंट, इन्वेंट्री रिड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, ऑन डिस्पैच, जब भी सेल्स डिस्पैच हो ऑर्डर, तो आपको देखना है भैया साथ ही साथ भैया वो सॉफ्टवेयर में जो भी टैली ERP है उसके अंदर भैया इन्वेंट्री रिड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है उस अमाउंट से। ठीक है, तो ये होता है भैया जनरल ऑडिट प्रोसीजर जो आपको ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, बाकी आपकी बुक में भी लिख रखा है अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले भैया इंस्पेक्शन करना चाहिए, आपको देखना पड़ेगा इन्वेंट्री फिजिकल एग्जिस्ट करी है और कंडीशन उसकी कैसी है। ठीक है, सेकंड है भैया मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि आपको ऑब्टेन भैया सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस करना पड़ेगा, और भैया आपको देखना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ जो भी मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, क्या उसका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और तीसरा है भैया ऑडिट एविडेंस रिलायबल है या नहीं है। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा भैया रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर्स के बारे में देखना पड़ेगा कि भैया डॉक्यूमेंट चेक करके आप देख सकते हो भैया ये रिलायबल है या नहीं है। वही जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो फिजिकल ऑब्वियसली जब आप करोगे तो वो फिजिकल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, जो फिजिकल एग्जिस्ट करती है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्वेंट्री है या नहीं है। ठीक है, कहीं डिफरेंस तो नहीं है इन दोनों में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं 4 सिचुएशंस। ठीक है, 4 सिचुएशन दे रखी है इसके अंदर। पहली सिचुएशन फर्स्ट है
अगर 31 मार्च को भैया फिजिकल वेरिफिकेशन नॉट पॉसिबल, ठीक है, अगर 31 मार्च के दिन भैया फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए भैया, अदर डेट पर करना चाहिए, लेट्स से 3 अप्रैल, ठीक है। तो 3 अप्रैल को भैया फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए, ठीक है। इसका पहले रीज़न पता होना चाहिए कि भैया फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। और जब भी अल्टरनेटिव डेट पर भैया मैनेजमेंट कंडक्ट करता है, ठीक है, मान लो भैया मैनेजमेंट ने बोल दिया कि भैया 31 मार्च को फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पहले आपको पूछना है एज एन ऑडिटर क्या उसके रीज़न क्या है, आखिर क्यों 31 मार्च को नहीं हो सकता। और उसके बाद भैया जब भी अनादर डेट पर हो रहा है फिजिकल वेरिफिकेशन, तो ऑडिटर को अटेंड करना चाहिए, ठीक है। साथ में भैया जो डिफरेंस आ रहा है इतना डेट का, तो उसका रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑब्वियसली अब मैनेजमेंट ने बोला भैया अनादर डेट पर करेंगे, तो भैया इतने दिन जो डिफरेंस आया उसका रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट बना के देगा, उसको ऑडिटर को वेरीफाई करना पड़ेगा कि इस दौरान एडिशंस डिलीशंस हुआ इन्वेंट्री में, ठीक है। तो ये ऑडिटर को चेक करना होता है, ठीक है। सिचुएशन सेकंड बोलते हैं, यहाँ ऑब्वियसली मैनेजमेंट ने बोला भैया फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अब मान लो भैया 31 मार्च को फिजिकल वेरिफिकेशन हो, तो मैनेजमेंट तो कंडक्ट करने के लिए तैयार है, पर ऑडिटर तैयार नहीं है, ठीक है। ऑडिटर ड्यू टू सम रीजंस इस दिन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट अटेंड, ठीक है, नॉट पॉसिबल टू अटेंड ऑन 31 मार्च, ठीक है। मैनेजमेंट तो तैयार है सेकंड सिचुएशन के अंदर, पर ऑडिटर तैयार नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा भैया, ऑडिटर क्या अल्टरनेटिव डेट पर जाके कर सकता है, लेट्स से भैया 3 अप्रैल, तो 3 अप्रैल को ऑडिटर जाके अल्टरनेटिव डेट पर यानी कि कर सकता है ऑडिटर फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है, किसी भी दिन। और अब क्या होगा भैया, इतने दिन हुए, तो अब रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो इतने दिन का होगा वो ऑडिटर को खुद को बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैनेजमेंट डेटा दे देगा और उससे भैया ऑडिटर को बना के वेरीफाई करना पड़ेगा कि भैया ये इसमें जो एडिशन डिलीशन हुआ है वो सही है या नहीं है, ठीक है। सिचुएशन 3 देखते हैं अपन। सिचुएशन 3 है ऑडिटर नॉट एबल टू अटेंड एट ऑल, ठीक है। ऑडिटर 31 मार्च को भी नहीं कर सकता और 3 अप्रैल को या फिर अनादर डेट पर भी नहीं कर सकता। ऑडिटर के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो फिज़िकल वेरिफिकेशन कर सके इन्वेंट्री का, ठीक है। तो अब क्या होगा भैया, अब सबसे पहले तो भैया ऑडिटर को रीज़न बताना पड़ेगा कि आखिर वो उस दोनों अनादर डेट पर भी क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। अगर ऐसे के अंदर बोला हुआ है अगर ऑडिटर की लाइफ को थ्रेट है, यानी कि भैया लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री ऐसी जगह पे है जहाँ ऑडिटर को लाइफ का रिस्क है, तो ऑडिटर मना कर सकता है, अदरवाइज ऑडिटर को फिजिकल वेरिफिकेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका जो कारण लिखा हुआ है आपकी बुक्स के अंदर वो लिखा हुआ है अगर ऑडिटर को लाइफ थ्रेट है, यानी कि भैया लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री ऐसी जगह है जहाँ भैया बहुत ज़्यादा रिस्की एरिया है, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि माइनिंग एरिया है, ठीक है, वहाँ पॉसिबल नहीं है, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ठीक है। पॉसिबल नहीं है तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना चाहिए, ठीक है, कि इन्वेंट्री सही है या नहीं है, ठीक है। और अगर फिर भी ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता इससे, तो ऑडिटर ऐसे 705 में मॉडिफिकेशन टू ओपिनियन में चला जाएगा, ठीक है। यह बहुत ही रेयर चांस है कि भैया सिचुएशन 3 होने के, ठीक है। अब सिचुएशन 4 देखते हैं। सिचुएशन 4 डील करता है इन्वेंट्री विथ थर्ड पार्टी, ठीक है। इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है, यानी कि मैनेजमेंट बोल रहा है भैया कुछ इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है, ठीक है। तो अब भैया ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ऑडिटर 2 ऐसे का यूज़ करेगा, एक तो ऐसे 505 और एक है 580। सबसे पहले वो लिखवा लेगा भैया मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लिखवा लेगा कि भैया
थर्ड पार्टी के पास है, मैनेजमेंट साइन कर देगा एक पेपर पे, ठीक है, कि हाँ वाकई में थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री है, ठीक है। कल को भैया मैनेजमेंट ये नहीं बोलते बाद में कि इन्वेंट्री तो का रीज़न कुछ और हो गया, ठीक है। और क्या करना चाहिए, ऑडिटर को भैया जो थर्ड पार्टी है उसका भैया कंफर्मेशन लेटर भेजना चाहिए विद थर्ड पार्टी से ऑडिटर को भैया पूछना चाहिए क्या उसके पास वाकई में इन्वेंट्री है, और है तो भैया उसका वैल्यूशन कितना है, ठीक है। अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट का है वैल्यूशन तो भैया ऑडिटर को खुद को जाकर वेरीफाई करना चाहिए कि वाकई में थर्ड पार्टी के पास है या नहीं है, ठीक है। और अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाने चाहिए अगर फिजिकल वेरिफिकेशन नॉट पॉसिबल हो तो, ठीक है। अब ये सारे सिचुएशन आपकी बुक में दे रखे हैं तो आप एज इट इज़ रीड कर सकते हो। क्लेम्स एंड लिटिगेशंस पर चलते हैं, ठीक है। क्लेम्स एंड लिटिगेशंस में अपन किस पर डील करेंगे, सिर्फ कंप्लीटनेस ऑफ क्लेम्स एंड लिटिगेशंस, ठीक है। तो कंप्लीटनेस यानी कि मतलब ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट के पास जाएगा और मैनेजमेंट से एक लिस्ट ले लेगा जितने भी क्लेम्स एंड लिटिगेशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं एज ऑन 31 मार्च, वो मैनेजमेंट से लिस्ट ले लेगा और ऑडिटर क्या करेगा, उस लिस्ट को चेक करेगा कि इसके अलावा कहीं ऐसे क्लेम्स और लिटिगेशंस तो नहीं है जो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज ही नहीं करे हों, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा इसके अलावा और कोई तो नहीं है, बीओडी या फिर टीसीडब्ल्यूजी की जो भी मीटिंग्स हुई हो उसकी मिनट्स चेक करेगा ऑडिटर, कहीं वहाँ ऐसी बात का डिस्क्लोज तो नहीं हो रहा, एक बार गो थ्रू कर लेगा ऑडिटर। और साथ ही साथ क्या करेगा, जीएल जनरल लेजर चेक करेगा ऑडिटर, लीगल एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। इसमें क्या होता है भैया, सैंपल आप यूज़ नहीं कर सकते, सैंपल टेक्निक, क्यों, हर एक में रिस्क ज़्यादा हो सकता है क्लेम्स एंड लिटिगेशंस के केस में। इसमें ऑडिटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन आइटम चेक करता है, जो भी लीगल एक्सपेंस अकाउंट होता है उसमें लाइन बाय लाइन आइटम चेक करता है, मैनेजमेंट से पूछता है भैया, ऑडिटर लास्ट में कमेंट लिखता है हर एक लाइन बाय लाइन आइटम पर, ठीक है, विच पर्पस, ठीक है, ये क्लेम्स एंड लिटिगेशंस किस कारण से हुए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में अमाउंट टेस्ट करता है, ठीक है, कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट तो नहीं है। तो इस तरीके से क्लेम्स एंड लिटिगेशंस होता है। और साथ ही साथ ऑडिटर ये भी चेक करता है आफ्टर 31 मार्च जो भी फर्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट होते हैं, यानी कि सब्सिक्वेंट इवेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें जो भी मिनट्स हो फर्स्ट क्वार्टर से रिलेटेड, साथ ही साथ ऑडिटर वो भी चेक करता है ताकि उसमें पता चल जाए कि नेक्स्ट क्वार्टर के मिनट्स में तो कोई क्लेम्स एंड लिटिगेशंस नया नहीं आया है, ठीक है। साथ ही साथ ऑडिटर इंक्वायरी करता है विद ऑल पीपल इन्वॉल्व इन दिस इवेंट, ठीक है, कहीं और किसी जो भी पीपल है इसमें इन्वॉल्व है क्लेम्स एंड लिटिगेशंस में, उसे ऑडिटर इंक्वायरी करता है कि भैया और किसी को मैनेजमेंट के साथ ये तो नहीं लग रहा कि और कोई अपकमिंग क्लेम्स एंड लिटिगेशंस हो सकता है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो क्लेम्स एंड लिटिगेशंस। अब अगर ऑडिटर को लग रहा है भैया रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है, तो ऑडिटर क्या करेगा, कम्युनिकेशन करेगा एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, ठीक है, यानी कि ऑडिटर डायरेक्ट कर लेगा अगर ऑडिटर को लग रहा है भैया कोई क्लेम्स एंड लिटिगेशंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट अमाउंट का है, जहाँ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है, तो ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखेगा, यानी कि भैया ऑडिटर मैनेज ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ऑब्वियसली मैनेजमेंट की साइन होगी विद द परमिशन ऑफ मैनेजमेंट। ऑडिटर क्या करेगा, लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखेगा टू एक्सटर्नल लीगल काउंसिल और उनसे बात करेगा कि इसमें भैया इसके लिए इसके आउटकम क्या हो सकते हैं, ठीक है। ये तब करेगा एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ ऑडिटर मीटिंग जब भैया सिग्निफिकेंट रिस्क को मैटर कॉम्प्लेक्स हो और साथ ही साथ डिस एग्रीमेंट हो कि भैया जो मैनेजमेंट बोल रहा है और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है उन दोनों के बीच में भैया डिस एग्रीमेंट है, यानी कि दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करता है ऑडिटर को एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, तो ऑडिटर को अल्टरनेटिव
अगर ऑडिटर को इसके बाद भी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता तो ऑडिटर को ऐसे 705 में जाना चाहिए, यानी कि मॉडिफिकेशन टू ओपिनियन, क्योंकि ये मैटर बहुत ही रिस्क की एरिया होता है, ठीक है। ऑडिटर यहाँ रिस्क लेना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। साथ ही साथ भैया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले लेगा ऑडिटर मैनेजमेंट से कि भैया ऑडिटर ने मैनेजमेंट ने ऑडिटर को सारे क्लेम्स एंड लिटिगेशंस के बारे में बताया है, ठीक है, और उनको प्रेजेंट करा है, डिस्क्लोज करा है, ठीक है। यह पढ़ सकते हैं, इस पर ICA मॉड्यूल ही है, ठीक है। इसके बाद आता है भैया सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF। यहाँ आपको देखना पड़ता है जो एप्लीकेबल FRF है, यानी कि इंड AS ES प्लस शेड्यूल 3 उनका कंप्लाइंस हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। जो भी मेथड यूज़ करे मैनेजमेंट ने उसको डिस्क्लोज करा है या नहीं करा है, और जो भी मेथड यूज़ करे वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, बस ये बातें देखनी पड़ती है। और अदर एनालिटिकल प्रोसीजर्स और अदर प्रोसीजर्स अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड्स, ठीक है। तो यहाँ आपको देखना पड़ता है कि जो भी एप्लीकेबल FRF है, यानी कि इंड AS और ES, इसका मतलब है इंड AS ES प्लस शेड्यूल 3 उनका कंप्लाइंस हुआ है या नहीं हुआ है, और हुआ है तो भैया उसको डिस्क्लोजर प्रॉपर डिस्क्लोजर हुआ है तो भैया अप्रोप्रिएट है या नहीं है, बस इधर ये देखना होता है, ठीक है। या पढ़ सकते हो ओबियसली व्हेन इन्वेंट्री, ये सब मैंने बता दिया। आप सारा जो भी आपको रीड करना है वो आप ICA मॉड्यूल से रीड कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। ओके।